बनाने की कवायद कर रहे हैं। वो केवल हवा हवाई हैं। नरोत्तम मिश्रा ने आगे ये भी कहा कि वैसे तो ममता दीदी ने पहले ही मान लिया है कि भाजपा हीरो है। आज बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हुए। पन्ना जिले की कृषि के क्षेत्र में भी आज बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हुए। पन्ना जिले की रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना, जिसकी लागत 513.72 करोड़ रुपए थी, जिसका सिंचाई का क्षेत्र 14,450 हेक्टेयर था, उसकी भी पुनरुज्जीवित की स्वीकृति प्रदान आज कैबिनेट ने की है। इसमें अजयगढ़ तहसील के 47 गांवों में 14,450 हेक्टेयर का सिंचाई सुविधा का इन गांवों को लाभ होगा। इसी तरह से मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना, इसकी लागत 693.64 करोड़ था, जिसका सिंचाई का रकबा 13,060 हेक्टेयर है। रवि की पुनरुज्जीवित सिंचाई की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा आज की गई है। इसमें पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील के 38 गांवों के 13,060 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ये सिंचाई के क्षेत्र में आज पन्ना जिले को बड़ी सौगात दी गई है। मध्य प्रदेश के अंदर हमारी दीनदयाल रसोई चलती थी, आज ये विषय आया उसमें, तो इन केंद्रों को बढ़ाने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है कि इनमें किफ़ायती, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको नए फ्लेवर में अगर हो सके तो कम पैसों में, हो सके तो ज़्यादा सुविधा और कैसे दे सकते हैं। इन सब विषयों के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगरीय प्रशासन मंत्री जी को कहा है कि स्वीकृति तो आज दे ही दी है, पर इसमें और क्या सुधार हो सकते हैं, उनके साथ इसे फिर प्रारंभ करने की आज तय की है अच्छे फ्लेवर में। दीनदयाल में 100 से अधिक केंद्रों के अतिरिक्त है, ये 45 और नए दे रहे हैं, 100 पहले से संचालित। जो फसलों की क्षतिपूर्ति है, जो ओले पड़ जाते हैं, पाला पड़ जाते हैं, बाढ़ पड़ जाए, सूखा पड़ जाए जैसी स्थितियों में जो आरबीसी की 6-4 परिपत्र राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत जो फसल क्षतिपूर्ति की सहायता है, उनके मानदंडों में भी अब संशोधन किया है। उसमें जो संशोधन किया गया है उसमें 25 से 33 वाले जो फसल क्षति का है और 33 से 50 की फसल क्षति का है, और 50% से अधिक होने पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये 100% माना है। पहले जो 5,000 रुपया दिया जाता था उसे बढ़ाकर अब 5,502 हेक्टेयर से कम वाले को, जिसे हम लघु सीमांत कहते हैं। इसी तरह से सिंचित फसलों में जो 9,000 के स्थान पर 9,500 रुपया, 33 से 50 में 8,000 के स्थान पर 8,500 रुपया, और सिंचित फसलों में 15,000 के स्थान पर 16,000 रुपया। ग्वालियर चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत जो 1,000 बिस्तर का हमारा नवनिर्मित चिकित्सालय है, उसमें 972 नवीन पदों को सृजन करने की आज कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई है। आपने भी देखा होगा कि हमारा जो अस्पताल ग्वालियर का नया बना है वो काफ़ी बड़ा बना हुआ है। 1,000 बिस्तर बढ़ाए, उसमें 2,196 नवीन क्षमता वाले काम किए। इसमें के लिए आज 972 नवीन पद चयन करने का मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया है। कृषि के क्षेत्र में भी आज बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हुए। पन्ना जिले की रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना, जिसकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कर्नाटक के मैसूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आई। इस दौरान प्रियंका ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा कि कुछ सालों पहले जो सरकार बनी वो शुरू से ही आपके भरोसे पर नहीं बनी है। पिछले चुनाव में आपने कांग्रेस और जेडीयू की सरकार चुनी थी और गलत तरीकों से पैसे का इस्तेमाल करके भाजपा ने उस सरकार को तोड़कर ये सरकार बनाई है। प्रियंका ने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। चलेगा कि केंद्र से जितने पैसे कर्नाटका के लिए आने थे वो आस्ते आस्ते कम होते चले गए। ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಹಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ। कर्नाटका का अपना झंडा है, आपके गर्व की निशानी है, आज तक उसे उन्होंने अप्रूव नहीं किया। मैम कैन यू प्लीज रिपीट फर्स्ट लाइन प्लीज। कर्नाटका का झंडा है जो आपकी गर्व की निशानी है, आपके प्रदेश की निशानी है, उसको अप्रूव नहीं किया सरकार ने। ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾವುಟ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಗರ್ವದ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ।
बार बार चीफ मिनिस्टर बदलते गए। ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲರಾದಂತ ನಾಯಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ। और जो गवर्नेंस की बातें हैं जिससे प्रदेश चलता है वो सब ढीली पड़ गई। ಮತ್ತೆ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಬಹಳ ಸಡಿಲವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि ये जो 40% की सरकार चली उसने आपको लूटा। ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 40% ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ। शर्मी से लूटा और बेरहमी से लूटा। ನಿರ್ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ। आपने सुना होगा कि कितने कॉन्ट्रैक्टर्स ने आत्महत्या की। आपने ये भी सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल के मैनेजमेंट एसोसिएशन ने पीएम तक चिट्ठी लिखी, ನೀವು कोई ಕೇಳಿರಬಹುದು समाधान नहीं हुआ। ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘದವರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಘದವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ತನಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಲಿಲ್ಲ। भर्तियों में स्कैम हुए, पुलिस की भर्तियों में स्कैम हुए, तमाम स्कैम हुए, लेकिन कहीं किसी भी दोषी को नहीं पकड़ा गया क्योंकि ज्यादातर वो भाजपा से एसोसिएटेड दोषी थे। ಹಲವಾರು ಹಗರಣಗಳಾಯಿತು, ಪೊಲೀಸ್ ಭರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ದೋಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಲಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ। ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು। आपने शायद पढ़ा होगा कि एक विधायक के बेटे के पास 8 करोड़ रुपए कैश में मिले। ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ और नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि वो ना किसी के भाई हैं ना किसी की जान है, बस उनके बयान सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए खुश करने के लिए होते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले विपक्षी दल जो गठबंधन बनाने की कवायद कर रहे हैं वो केवल हवा हवाई है। नरोत्तम मिश्रा ने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। दिग्विजय सिंह जी एक ही वर्ग के लोगों को पत्थरबाज स्वयं ही बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी सीसीटीवी फुटेज आ गए हैं, अब पुलिस है, कानून, संविधान, आप इन सब पर ही सवाल उठाए दे रहे हो। एक वर्ग विशेष पे नजरें इनायत करने के लिए आप ये सब बोलते रहते हैं, ये समझ में आता है। दरअसल दिग्विजय सिंह न किसी के भाई है न किसी की जान है। पड़ोसी मुल्क के आटा महंगा होने से परेशान है। इनकी मनस्थिति पाकिस्तान में जो त्राहिमाम हो रहा है ना, उससे समझ में आती है और उसी से इनकी पीड़ा समझ में आती है कि ये कितने ज्यादा पीड़ित होकर इस तरह के बयान दे। ममता दीदी ने मान ही ली कि भाजपा हीरो है, उन्होंने कहा हीरो से जीरो बनाना है, तो हीरो भाजपा है ये तो उन्होंने मान लिए। अब जहां तक बाकी के मामले हैं, अब पलटू राम जी बिहार के मुख्यमंत्री या जिन्होंने बंगाल को आग में झोंक दिया ऐसी ममता दीदी, या हमारे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी, ये सब तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं और एक दूसरे के बाद में दूसरे के प्रदेश में इनका किसी का कोई आधार नहीं है। हवा हवाई गठबंधन है, ये मतलब परिश्तों का गठबंधन है, इसलिए इसका कोई भी परिणाम आप नहीं देख पाओगे। देखो, जब इनको अवसर मिला तब इनने कुछ किया नहीं, और विपक्ष में आते हैं तो जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं। जनता अब इन सबके ढोंग को समझ गई है। लगातार झूठ बोलना, एक के बाद दूसरा झूठ बोलना, ये सब समझ जाते हैं। काठ की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती कभी भी, इसलिए जी अब कुछ भी कह लें कोई भरोसा नहीं करेगा। अब इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे कि कमलनाथ जी हाथ जोड़े खड़े धर्म पे पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कहते हैं मैं बड़ा हनुमान भक्त हूं। आज तक आपने हनुमान जी चालीसा पढ़ते देखा क्या? कमलनाथ जी पढ़े
लेकिन मुझे उस पर आपत्ति नहीं है, उनकी धार्मिक आस्था पर। इस बात पे जरूर आपत्ति है कि इनको भगवान सिर्फ चुनाव पर ही क्यों याद आते हैं, चुनाव पर ही क्यों हनुमान भक्त हो जाते हैं, चुनाव पर ही ऐसे विज्ञापन क्यों देती है। 15 महीने में एक हाथ दिया था क्या? कभी 15 महीने में इस तरह की धार्मिक यात्रा की थी क्या? अब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के लिए नए नहीं रहे हैं, पहले तो बाहर के थे, 15 महीने मुख्यमंत्री थे। उनके हर सवाल पर उनको ये जवाब देना होगा। और लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग पर बड़ा हादसा हो गया है। हालांकि आपको बता दें कि हादसा होने टल गया क्योंकि अनियंत्रित तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए सई नदी के पुल से आधा बाहर लटक गई है। इसकी वजह से हाईवे के दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचते ही कड़ी मुश्किल के बाद ड्राइवर और कंडक्टर को ट्रक से बाहर निकाला है और क्रेन की मदद से ओवरलोड डंपर को हटवा दिया गया। काफी मुशक्कत के बाद रास्ता साफ कराया गया है, तभी जाकर वहां पर जो ट्रैफिक है वापस से बहाल किया गया। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डंपर है वो पुल पर आधा बाहर की तरफ लटका हुआ है। हालांकि कोई दुर्घटना नहीं घटी है, कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रण में की। और गोरखपुर की ओर रुख करेंगे जहां से खबर है कि खुद को पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर बताने वाला एक शख्स सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि गोरखपुर में ये खबर सामने आई है जहां पर पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर बताकर 24,70,000 की ठगी की गई। और इस जालसाज ने पुलिस को जिस तरह से इसकी जानकारी मिली तो उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला से फिक्स डिपॉजिट कराने के नाम पर ठगी कर रहा था और पुलिस को इसकी काफी दिनों से तलाश थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। आपको बता दें कि सिक्टौर की रहने वाली एक शिक्षिका उमा श्रीवास्तव को राजन यादव और कौशल कुमार ने एफडी करवाने का हवाला देकर उसके साथ ठगी की है। जनपद गोरखपुर के थाना खोराबार को कल एक अच्छी सफलता मिली जिसमें उन्होंने 10,000 के इनामिया दयानंद गुप्ता नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दयानंद गुप्ता पिछले 3 साल से फरार था। इन्होंने एक 24,70,000 रुपए का फ्रॉड किया था। इस फ्रॉड में इन्होंने एक ऐसी महिला को ठगा था जिससे पीएनबी का स्वयं बैंक का मैनेजर बनकर अपने साथ में एक राजन यादव नाम व्यक्ति को बैंक का कमीशन एजेंट बनाया और एक अन्य व्यक्ति कौशल उसको भी बैंक का एजेंट बनाया। उन दोनों एजेंट के माध्यम से स्वयं को पीएनबी बैंक के अंदर पहली बार वहां पे स्वयं को वहां बिठाया रखा गया और उसके बाद में उस महिला से 3 साल के अंदर विभिन्न किस्तों के माध्यम से ल्यूक्रेटिव रेट पर रिटर्न देने के झांसा देकर 2020 में 24,70,000 रुपए ऐंठ लिए थे। उसके बाद में उसको एश्योर्ड और एश्योरेंस देने के लिए भी एक मोबाइल भी दिया था कि आप कंपनी की बहुत वैल्यूड कस्टमर हैं। और उसके बाद में जब वो महिला 3 साल पूरे होने के बाद में अपने डॉक्यूमेंट लेके पीएनबी ब्रांच गई जुबली रोड पर, तो पीएनबी के मैनेजर ने बताया कि उनको इस प्रकार की कोई आपकी एफडी नहीं है और ये आपका फर्जी जितने भी आपके वो पत्र हैं वो दिए गए। उसके बाद में उन्होंने पुलिस थाने पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई और उस रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे दर्ज किए गए और इस अभियुक्त को ये 3 साल से फरार था, इसके ऊपर इनामिया था, इसको आज गिरफ्तार करके जेल। खबर अब कानपुर देहात से जहां यूपी बोर्ड परीक्षा के हाई स्कूल का परिणाम घोषित हो चुका है और इस बार हाई स्कूल में जहां सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने पहला स्थान हासिल करके अपने जिले का नाम रोशन किया, तो वहीं कानपुर देहात के कुशाग्र पांडे ने दूसरा स्थान प्राप्त करके जिले का नाम रोशन कर दिया है। कुशाग्र पांडे के गांव में बधाई देने के लिए उसके घर के बाहर रिश्तेदारों और पड़ोसियों का तांता लग गया है। आपको बता दें कि कानपुर देहात में मंगलपुर कस्बे में रहने वाले कुशाग्र पांडे आर्यभट्ट विद्या मंदिर की स्कूल में पढ़े हैं और हाई स्कूल में वो पढ़ते हैं। कुशाग्र पांडे ने कड़ी मेहनत के साथ कानपुर देहात का नाम रोशन करते हुए यूपी बोर्ड की परीक्षा में उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कुशाग्र पांडे के दूसरा स्थान प्राप्त करने की जानकारी मिलते ही कुशाग्र के कस्बे में जश्न का माहौल बन गया है। स्कूल प्रबंधक और शिक्षकों ने भी कुशाग्र पांडे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उत्साहवर्धन किया। सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन और मेरे समस्त स्कूल के अध्यापक। कितने नंबर आए हैं? 97%। 97। नतीजे आने के बाद कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा। किसको श्रेय देना है? किस तरीके के आपने वातावरण मिला आपको? किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं अपने माता पिता, मेरे भाई बहन और समस्त स्कूल के अध्यापक सभी का बराबर श्रेय है। कैसे पढ़ाई से आपने स्टडी की थी? मेरा मानना था कि पढ़ो भले भी कम लेकिन
कंप्लीट होना चाहिए जितना भी पढ़ो। रिजल्ट आने के पहले आपको किस तरीके से महसूस हो रहा, क्या लगता था? जब मेरे पेपर हो गए। और एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सभी नगर पंचायत और एक नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान ड्रोन कैमरे के जरिए खुफिया एजेंसियां भी सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर तैनात रही हैं। योगी आदित्यनाथ के सामने खड़ा देखकर समर्थकों में भी भारी उत्साह देखने को मिला है। आपसे अपील करता हूं और मैं आशा करता हूं हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। खबर अब हापुड़ से है, जहां पर एसपी अभिषेक वर्मा एसएसपी और सीओ के सामने हापुड़ नगर तहसील क्षेत्र में एसएसवी इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया गया है। अफसरों ने नामांकन कक्ष का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं को मुकम्मल रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुरक्षा को देखते हुए बैरिकेडिंग कराने का भी निर्देश दिया गया। एसपी अभिषेक वर्मा ने इस दौरान कहा है कि निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिस महकमा पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल नामांकन केंद्रों पर बड़ी तादाद में पुलिस और पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही बॉर्डर वाले इलाकों में भी पुलिस लगातार गश्त कर रही है। रायबरेली में ही बेमौसम बरसात और आंधी की वजह से गरीब का घर उजड़ गया है। घर के अंदर सो रहे लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये घटना सरेनी थाना क्षेत्र के पलटीखेड़ा गांव की है, जहां पर कल शाम को भीषण आंधी तूफान और ओलावृष्टि हुई। इस दौरान एक परिवार के कई लोग झुलस गए हैं और इस दौरान आपको ये बता दें कि दीवार गिरने की वजह से 4 लोग घायल हुए हैं। इसमें एक पति, महिला और उसके 2 बच्चे शामिल हैं। बता दें आपको कि पड़ोसियों की मदद से मलबे से बाहर इस पूरे परिवार को निकाला गया है और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बारिश आ रही, तूफान आ रहा था, अचानक गिर गई थी। वो हमारे बड़े भाई हैं और ये हमारा भतीजा है, वो हमारी भतीजी है। अचानक दीवार गिर गई थी तूफान बारिश के वजह से। तो दीवार पक्की दीवार थी। कितने लोग मौके में? तो हम घर पे नहीं थे, हम मतलब हमें फसल कतरवा रहे थे, मगर यहाँ पर बहू और लड़का और नाती छप्पर के नीचे थे। वो लोग 4 आदमी दब गए, मगर बहू और लड़के जख्म आया और नाती के 2 आदमी। अब उनकी कितनी चोट। बिजनौर थाना नांगल सोती क्षेत्र में गन्ने के खेत में अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की पहचान की जा रही है। पुरानी ये डेड लग रही है। अभी फील्ड यूनिट हमारी आ गई, डॉग स्क्वाड आ गए, कार्रवाई हो रही है, शीघ्र ही इसका अनावरण करेंगे। पहचान हो पाई है? नहीं, पहचान नहीं हो पाई अभी, सड़ी गली अवस्था में, क्योंकि ये लाश। और अफ्रीकी देश सूडान में छिड़े गृह युद्ध के कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई भारतीय वहां फंसे हुए हैं। इनमें से एक है यूपी के जौनपुर जिले का दरियावगंज गांव का रहने वाला राजेश कुमार सिंह। बता दें आपको कि स्थिति को लेकर राजेश के परिजन जो हैं काफी परेशान हैं। परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मदद की गुहार लगाई है। रोजी रोटी के सिलसिले में दरअसल 8 मार्च को सूडान गए राजेश की पत्नी और बच्चे किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए काफी परेशान नजर आए हैं। उनका कहना है कि उनकी मदद की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सकुशल राजेश को घर वापस लाने के लिए गुहार लगाई गई। 2 भाइयों में सबसे बड़े दिनेश सिंह दिल्ली रहते हैं, जबकि राजेश सिंह अभी बीते महीने सूडान पहुंचे और परिजन राजेश सिंह को लेकर काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि राजेश के परिजनों का यह कहना है कि राजेश से 2 दिन पहले संपर्क किया गया था, लेकिन उससे 2 दिन से संपर्क हो नहीं पा रहा है। भाइयों देखिए, मैं सूडान में आके फंस गया हूँ, हमको निकालने की कोशिश किया जाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया होगी। यहाँ इधर बम गिरा रहे, न पावर है न कुछ है। नमस्ते, प्रणाम। मैं राजेंद्र सिंह जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी से मेरा निवेदन है कि हमारे चाचा राजेश सिंह सूडान गए थे 1 महीना पहले ही। वो ऑक्सीजन गैस प्लांट के इंजीनियर हैं, नया प्लांट लगाने गए थे। सूडान में गृह युद्ध चल रहा है वहाँ पे, तो हजारों भारतीय वहाँ फंसे हैं। उसमें से एक हमारे चाचा राजेश सिंह जी भी हैं,
बात नहीं हो पा रही है पिछले 2 दिन से चाचा से। आप लोग से निवेदन है कि सभी भारतीयों को सकुशल भारत वापस लाएं। हम लोग बहुत चिंतित। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आर्या न्यूज।